तो हेलोजन के डेरिवेटिव्स बनेंगे, उनका कॉमन नेम होता है एल्किल हैलाइड, और हेलो एल्केन्स इनका आईपीसी नेम होता है। तो थोड़ा सा लिख लें। पहली डेफिनेशन मतलब जो चैप्टर का नाम है, द कंपाउंड्स formed by replacement of one or more hydrogen atoms from alkane molecule by corresponding number of halogen atoms are called halogen derivatives. हेलोजन डेरिवेटिव, यही पढ़ना है। कॉमन सा कोई एक एग्जांपल लेते हैं। एल्केन लिया आपने, हाइड्रोजन को हटाया, हेलोजन को जोड़ दिया, ये आपका हेलोजन डेरिवेटिव हो गया। एल्काइल, ये मिथाइल पढ़ा जाएगा, ये हैलाइड है, तो ये क्या बन गया, एल्काइल हैलाइड। और आईपीएसटी में बोलेंगे तो ये हेलो एल्केन होगा। और ये जो अभी बना हुआ है वो क्या है, मोनो हेलो डेरिवेटिव है। मोनो हेलो डेरिवेटिव। मोनो हेलो डेरिवेटिव कब बन रहा है? मोनो हेलो डेरिवेटिव जब आप एक हाइड्रोजन हटा के एक हेलोजन आप लगा रहे हैं तब। तो जनरल फॉर्मूला इसका क्या बनेगा, जो एल्केन का होता है वही देखना है। बनेगा आपका CnH2n प्लस 1 के साथ इंटू एक्स लगे। टाइप फॉर्मूला क्या होगा इसका, टाइप फॉर्मूला बनेगा R सिंगल बॉन्ड X। तो मोनो हेलो डेरिवेटिव्स होगा। इसी के बाद अगर आप बात करें डाई हेलो डेरिवेटिव, डाई हेलो डेरिवेटिव का मतलब है जिसमें दो बार हो। तो दो बार कैसे होगा, जैसे एग्जांपल ले लें सीधा सीधा, CH2X2
क्या नाम क्या हो जाएगा इसका अगर आप कॉमन नेम लिखते हैं अगर, तो CH2 को लिखते हैं मैथिलीन, जैसे C2H4 को एथिलीन लिखते हैं, तो मैथिलीन हो जाएगा मैथिलीन, और X लिखा है तो डाई हैलाइड, मैथिलीन डाई हैलाइड इसका नाम हो जाएगा। CH2 सिंगल बॉन्ड X सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड X अगर ऐसे लिखते हैं तो एथिलीन डाई हैलाइड, एथिलीन डाई हैलाइड। अब ये किसका टाइप है अभी हम लोग इसमें पढ़ेंगे, दो लगातार कार्बन पर हेलोजन है तो इसी को क्या कहते हैं, विजिनल, ये विजिनल का टाइप। मान लीजिए कि इस वाले का एच इस पे लगा दे, ये CH3 हो जाए, और नीचे वाले पे दोनों लगाए थे, दोनों ही क्या है, डाई हैलाइड ही है, लेकिन इनको क्या कहते हैं, डाई ये विजिनल डाई हैलाइड, जेम डाई हैलाइड। एक टाइप का और बताया था कि जैसे आप पहले कोई आपने एक पे लगा दिया CH2 लिखा, फिर CH2 की लंबी सी चेन लिखी, फिर उसके बाद एक पहले पे और एक आखिरी पे जाके लगा है, तो ये भी डाई हैलाइड का ही एक टाइप है, लेकिन इसको क्या कह देते हैं, अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड। तो ये तीन टाइप के डाई हैलाइड होते हैं, जिनके दो लगातार कार्बन पर हेलोजन हो, एक ही कार्बन पर दो हेलोजन हो, और किसी लंबी चेन में पहली और आखिरी पे हो, तो ये डाई हैलाइड इतने टाइप। तो अभी हम लोग एल्केन पढ़ के आए, बस इतना करना है कि एल्केन से H हटाना है, हेलोजन लगाना है। अब ये भी जानते हैं हेलोजन में और हैलाइड में क्या डिफरेंस है। हेलोजन FCl Br है, लेकिन जब वो एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है, जब उस पर चार्ज आ जाता है, तो वो हैलाइड हो जाता है। तो हेलोजन एक नॉर्मल एटम है और हैलाइड एक आयन है, किसका, हेलोजन का। नोट कर लिया यहां तक। यस सर, हो गया नोट। जी सर। अब बात करते हैं ट्राई हैलाइड की। ट्राई हैलो डेरिवेटिव, ट्राई हैलो डेरिवेटिव, ट्राई हैलो डेरिवेटिव में सीधा साफ एग्जांपल लिखिए जिसमें 3 बार हो। तो याद करिए कैसे बनाते थे, जैसे अपना CH4 हुआ, आपने Cl2 से रिएक्शन कराई सनलाइट की प्रेजेंस में, तो क्या होता था, एक H हटेगा, एक Cl आएगा, दूसरा H दूसरे Cl के साथ HCl बनाएगा, CH3Cl दूसरे Cl2 से रिएक्शन करेगा सनलाइट की प्रेजेंस में, CH2Cl2 हो जाएगा प्लस HCl निकलेगा। CH2Cl2 अगले क्लोरीन एटम से रिएक्शन करेगा तो ये CH3Cl बनेगा प्लस HCl, सॉरी, तो क्या बनेगा यहाँ पे, CHCl3 बनेगा और 3H। तो इस देखिए एल्केन में एक हेलोजन सब्स्टिट्यूट होके एक बार आया, फिर एक बार और हेलोजन आया, फिर एक बार और आया, तो अब कितनी बार आ गया, 3 बार। तो यही आपका क्या बन गया, ट्राई हैलो डेरिवेटिव बन गया, ट्राई हैलो डेरिवेटिव। तो इसको क्या कहते हैं, हैलो फॉर्म कहते हैं। क्लोरीन का बना है तो क्या कहेंगे, क्लोरोफॉर्म।
ये हो गया। और एग्जाम्पल में ट्राई हेलो डेरिवेटिव में CHBr3 CHI3 ऐसे लिख देते हैं। अभी जब चलेगा तब इनमें अपनी आईपीसी भी देखेंगे अलग अलग कंपाउंड में। पहले मोनो हेलो डेरिवेटिव्स पढ़ेंगे, फिर उसके बाद एल्केल हैलाइड, वो उसके बाद डाई और ट्राई के पढ़ेंगे। यहां तक नोट कर लिया क्या? एक टाइप और बचता है जिसमें हम लोग लिखते हैं लेट के देखो आराम से। पर हेलो कंपाउंड। इसमें क्या होता है, जैसे आपके पास मीथेन है तो इसको आप चेंज कर रहे हैं, आपने ये चारों हाइड्रोजन हटा के हेलोजन लगा दिया। जैसे C2H6 लिखते हैं और ये सब हटा के आपने हेलोजन लगा दी। अगर इस तरीके से आप चेंज करते हैं ठीक है, पर हेलो कंपाउंड उसमें बोल देते हैं जिसमें आप सब सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। अब पहले कंपाउंड से शुरू करते हैं। इसको हेक्सा हेलोइथेन भी कह देंगे। C2Cl6 बनेगा अगर ये क्लोरीन जोड़ देंगे। हेक्सा क्लोरो इथेन, हेक्सा क्लोरो इथेन है। यही आपको बताया था आर्टिफिशियल कैम्फर भी है C2Cl6 C2Cl6। चलिए, ये तो एक बेसिक इंट्रोडक्शन था केवल। एल्केन से हाइड्रोजन हटाना है, हेलोजन लगाना है, हेलोजन के डेरिवेटिव बनेंगे। तो जब एक हाइड्रोजन हटाएंगे तो मीथेन से एक हटाया तो मेथिल बना, यानी कि एल्किल बनेगा। तो उसके बाद हेलोजन लगा देंगे और हेलोजन X नेगेटिव के फॉर्म में रहेगा तो उसको क्या पढ़ते हैं? हैलाइड। यानी यहीं से डेफिनेशन शुरू होती है। हमें क्या पढ़ना है अब? एल्काइल एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड्स पढ़ने। क्या पढ़ेंगे? मोनो हेलो डेरिवेटिव्स। एल्केन में केवल अपन को सर एक ये जो आपने हाइड्रोजन जी पर हेलो कंपाउंड है, जी इसे पॉली हेलोजन भी बोल सकते हैं क्या? हाँ, पॉली माने मैनी, हम्म, तो वो वर्ड यूज कर सकते हैं। अब ऐसे होता है, जैसे एग्जांपल बताया था, जैसे मान लीजिए कि C2, कोई जी यही एग्जांपल लेते हैं, तो इसको पर क्लोरोइथेन अगर पढ़ देंगे हेक्सा क्लोरोइथेन की बजाय पर क्लोरोइथेन, तब भी फॉर्मूला यही बनेगा। ऐसे है। ठीक है सर। अब बात करते हैं एल्केल हैलाइड में मोनो हेलो डेरिवेटिव। आपको पता चल गया
कि जिसमें एल्केन का एक हाइड्रोजन हटा के हेलोजन लगाना है, तो मोनो हेलो डेरिवेटिव्स हो गए। अब डायरेक्ट शुरू करते हैं यहीं से इसके क्लासिफिकेशन से, और वहीं हम लोग नोमेनक्लेचर उसका वहीं कर लेंगे, अलग तरीके से नाम लिखेंगे। क्लासिफिकेशन में 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री, बस एक बार पहचान एक एक एग्जाम्पल के साथ। जैसे आपने CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 पे Br आपने लिखा, तो जो आपका हेलोजन जिस कार्बन पर है वो कार्बन किस डिग्री का है, बस वही डेरिवेटिव बन जाएगा। तो 1 डिग्री का एल्किल हैलाइड ये हो जाए। जैसे दूसरे का एग्जांपल समझे, हमने लिखा CH3 सिंगल बॉन्ड CH पे नीचे जाके जुड़ा है आपका कोई हेलोजन, ठीक है। तो ये जिस कार्बन पे जुड़ा है वो कार्बन 2 डिग्री का है, ये वाला। तो बस ये आपका 2 डिग्री एल्किल हैलाइड हो जाए। ये और CH3 सिंगल बॉन्ड C पे CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड से X है जिससे अटैच्ड है वो 3 डिग्री का है, तो ये 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। ये 1 2 3 की कहानी। यहां तक नोट कर लिया है सबने? यस सर। अब साथ साथ में ही पढ़ते चलते हैं। पहला टॉपिक इसी का यहीं से शुरू करते हैं, नोमेनक्लेचर साथ में चलेगा। आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म ये क्या करेंगे, ये दो टाइप के आइसोमेरिज्म शो करते हैं, लिखे दे रहे। मोनो हेलो डेरिवेटिव्स मोनो हेलो डेरिवेटिव्स सो पोजीशन एंड चेन आइसोमेरिज्म। पोजीशन एंड चेन आइसोमेरिज्म। C3H7 Cl। अब यहीं से एग्जांपल से शुरुआत करते हैं। आप सोचिएगा 3 कार्बन है, उस पे एक हेलोजन लगाना है, तो आप सिंपली बना सकते हैं CH3 CH2 CH2 पे Cl। एक कर सकते हैं आप CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 बीच पे आप Cl लगा सकते हैं। इसकी अगर बात करें तो आप सभी लोग बताइएगा आईपीएसी नेम क्या लिखा जाए पहले वाले का। इसका बोलिएगा ऊपर वाले का जल्दी से नाम। वन क्लोरोप्रोपेन। और सेकंड वाले का सर क्या हो जाएगा? 2 क्लोरो। टू क्लोरो। हाँ नहीं नहीं सर, जब आईपीएसी लिखेंगे तो फिर वो नहीं लगाएंगे ना। अच्छा, 2 क्लोरो प्रोपेन। यस। अब कॉमन बोलिएगा तब आप कह दीजिएगा आइसो प्रोपाइल क्लोराइड। हाँ, अब ये अलग अलग रखिएगा, ये कॉमन हो गया,
ये अपनी आईपीसी हो आईपीएसी हो गया। यस। इसको अगर लिखते तो क्या लिखते? कॉमन नॉर्मल प्रोपाइल क्लोराइड। यस, ऐसे नॉर्मल प्रोपाइल क्लोराइड। तो ये देखिए सर, इसमें क्या है, एक ही कंपाउंड रहेगा तो फंक्शनल ग्रुप तो चेंज होगा नहीं। तो क्या कर सकते हैं आप? फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज कर सकते हैं, नंबर एक बात। तो ये पोजिशनल आइसोमेरिज्म शो करेंगे। सेकंड क्या हुआ कि जैसे ये तो मान लीजिए 3 कार्बन थे तो आप चेंज नहीं कर सकते थे, लेकिन 4 कार्बन में कर सकते थे। तो वहां पे 4 कार्बन की आप चेन चेंज कर सकते हैं। तो दूसरा टाइप ये, मान लीजिए 4 कार्बन का बना लीजिए, तो C4 4 दूने 8 और 1 9 C4H9Cl, मान लीजिए ये एग्जांपल आपके पास हुआ। इसके अगर आप डेरिवेटिव अगर आप बनाते हैं तो क्या बनेगा? तो सबसे पहले तो नॉर्मल ही बनाइएगा, ठीक है। हम नाम लिख रहे हैं, स्ट्रक्चर आप बनाइए अपने से, हम फिर बाद में बनाएंगे। नॉर्मल ब्यूटाइल क्लोराइड एक बनेगा, पहली बात हो गई, बाद में बना देंगे स्ट्रक्चर। दूसरा Cl की उठा के हम बीच में कहीं पोजीशन रख देंगे तो उसका नाम हो जाएगा 2 क्लोरो ब्यूटेन, 2 क्लोरो ब्यूटेन। सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड पढ़ा जाएगा, कॉमन नेम, ठीक है। तीसरा 1 क्लोरो 2 मिथाइल, 1 2 3 कार्बन की चेन बचेगी, फिर प्रोपेन। अब हम बना रहे हैं इनके, पहला तो CH3, दूसरा CH2, दूसरा CH2, फिर CH2 पे Cl हुआ, तो नॉर्मल ब्यूटाइल क्लोराइड आपका लग गया। सही है सर। अच्छा, 2 क्लोरो में यहाँ पे उठा के रख दीजिए कहीं, दो पे रख देंगे। CH3, हाँ चाहे आगे से लिख लो चाहे पीछे से, क्या पीछे से लिख लो। हाँ हाँ, ये तो यही बनेगी दूसरी। अच्छा, इसके कॉमन नेम में आप समझ गए, इसको सेकेंडरी लिखा, यानी कि जिस कार्बन पर हेलोजन लगाया है वो कितने डिग्री का है? 2 डिग्री का। 2 डिग्री का। हाँ, तो सेकेंडरी लिख दिया उसके लिए। 4 कार्बन को ब्यूटाइल पढ़ लिए, फिर उसके बाद क्लोराइड पढ़ लेंगे। इस वाले की अगर बात करेंगे, 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, 1 2 3 कार्बन लिख लिया, इस पे आप CH3 लगा दीजिए, 2 मिथाइल हो गया, और एक पे कहीं आप, हाँ इधर से पीछे से लगा दो चाहे आगे से, हाँ Cl, तो इसको क्या बोल देंगे? CH2, इसको क्या बोलेंगे? CH, इसको क्या बोलेंगे? CH3। तो 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन हो गया। अच्छा, अब इसका कॉमन नेम भी हो सकता है सर, कॉमन क्या पढ़ेंगे? देखो ये वाला 3 डिग्री का है, ये 1 2 3 3 डिग्री, मतलब अगर ऐसे देखा जाए, ये कहानी बताते हैं हमेशा, इस टाइप का अगर बने तो आइसो पढ़ा जाता है कि नहीं? ऐसे यही तो नजर आ रहा है कि CH पे 2 बार CH3, अगले CH2 पे Cl है। आइसो प्रोपाइल ब्यूटे क्लोराइड। यस, आइसो प्रोपाइल क्लोराइड। आइसो प्रोपाइल क्लोराइड और 1 डिग्री। ये क्यों कह दिया? आइसो प्रोपाइल 1 डिग्री, इसलिए कह दिया, लिखने में परेशानी ना हो, कि मतलब आइसो वाला ग्रुप बनाइए ये वाला, और उसमें उस कार्बन पर आप हेलोजन जोड़िए जो 1 डिग्री है। नहीं, प्रोफाइल क्यों कह दिया इसको? 1 2 3 4 है ना? हाँ 4 है, ब्यूटाइल आएगा। हाँ, ये गलती हो गई। तभी हम ये कह रहे कुछ गड़बड़ हो रहा है, जब उसी पोजीशन पर लगा रहे हैं तो फिर बदल रही है कोई चीज। आइसोब्यूटाइल है, अब सही है, आइसोब्यूटाइल, ये तो इस कार्बन पर जोड़ा है, ये कार्बन है 1 डिग्री का, ऐसे है। और यही चीज अगर यहाँ कहते ऐसे, तो वो 2 डिग्री का ही बनाना है, क्योंकि यहाँ अगर 1 2 यहाँ 3 हो गए,
लेकिन यहाँ क्या है, 2 ही जोड़ेंगे, तीसरा आपको Cl जोड़ना पड़ेगा, ये चीज है। क्या एक और बन सकता है इसमें क्या सर? क्या इस CH2 को उठा के C पे नहीं ले आ जा सकते? हाइड्रोजन कम हो जाएगा, CH3 कर देंगे तो Cl से Cl जुड़ जाएगा। नहीं, तो इस पे जोड़िए उठा के, जैसे बीच वाले पे हम सर Cl ले आए, नियो तो इसका, हाँ ये वाला इस पे ले आए, ये कर दिया और ये कर दिया, तो C4H9Cl तो भी बना ना। जी इस सर, वाले का नाम बताइए। नियो क्लो आईपीएससी में कैसे पढ़ेंगे? पहले आईपीएससी बताइए। तो पहले रूट वर्ड चेन चूज करें, लॉन्ग चेन 3 कार्बन। अब दूसरे पे ही मिथाइल है, दूसरे पे ही क्लोरो है, तो हम क्या करें, जो अल्फाबेटिक ऑर्डर में पहले आता है उसी का नंबर लगा लें। क्लोरो, 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। ये 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। ये हो गया। अच्छा, अब बात ये आती है सर, अभी हाँ आप कह रहे थे इसको न्यू बोला जाए कि नहीं बोला जाए। तो सर इसको न्यू नहीं बोलेंगे, कुछ कंडीशन है ये कि अगर आपको आइसो लिखना है तो आप कम से कम उस कार्बन को 3 डिग्री का बनाइए। जैसे ये वाला हमने अगर आइसो लिखा तो ये सी और ये सी, तब तक हम आइसो नहीं पढ़ेंगे उसको जब तक 3 डिग्री का नहीं होगा। जैसे ये वाला 2 डिग्री का बना तो वहीं खत्म हो गई कहानी। नियो सर हम केवल उसी को पढ़ेंगे जो 4 डिग्री का बन रहा हो, यानी यहाँ नियो नहीं पढ़ा जा सकता है। तो फिर क्या पढ़ें, एक कार्बन है लेकिन 3 डिग्री का है तो टर्सरी कह लें। जैसे यहाँ सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड पढ़ा था तो यहाँ टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड पढ़ लें, ये ठीक है कॉमन नेम, टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड ये बने। तो ये थोड़ा सा हिंट याद रखिएगा कि आइसो उसी को बोलिए जो 3 डिग्री का है, न्यू उसी को बोलिए जिसमें एक कार्बन पे जब तक 4 अटैच ना हो तब तक। ओके सर। टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड ये हो गए। तो ये कॉमन समझ में आ गई बात, कितने टाइप के बन गए। अब क्या इनमें भी रिलेशन निकाल सकते हैं क्या? जैसे ये पहला हुआ, ये दूसरा है, ये तीसरा, ये चौथा। अगर आपसे कहें ये पहला और दूसरा जो है वो आपस में किस टाइप के आइसोमर है, पहले दूसरे? यस सर बिल्कुल सही है। पहला और तीसरा बताएं। पहला तीसरा चेन आइसोमेरिज में आ जाएगा। सही है, बिल्कुल सही है, क्योंकि Cl की पोजीशन 1 पे ही है अभी, और यहाँ पे भी 1 पे है। जब नाम लिखेंगे तो 1 क्लोरो, और यहाँ भी इसका 1, अब इसको भी पढ़िए, ये लिखा नहीं है, 1 क्लोरो ब्यूटेन आईपीसी। तो 1 क्लोरो सेम कंडीशन, 1 क्लोरो सेम कंडीशन, तो चेन चेंज हुई है कि CH3 ब्रांच कर दिया आपने। अब 1 और 4th का रिलेशन बताएं, 1 और 4th का रिलेशन। ये पोजीशन आइसोमेरिज में हो जाएगा। साथ साथ चेन भी चेंज हुई है सर, एज वेल एज चेन आइसोमेरिज्म भी। हाँ, क्योंकि ये सीधी चेन है और यहाँ ब्रांचिंग चेन हो गई तो चेन भी हुआ है, और पहले से कार्बन दूसरे पे भी, क्लोरीन दूसरे पे भी चला गया है, तो फर्स्ट एंड फोर्थ आर चेन, सो चेन आइसोमेरिज्म एज वेल एज पोजिशनल आइसोमेरिज्म। सेकेंड और थर्ड का रिलेशन बताइए, सेकेंड और थर्ड का। सेकंड और थर्ड चेन भी है और पोजीशंस भी है, दोनों इसमें भी सेम आ जाएगा सेकंड और बिल्कुल। सुदेश सर, मनोज सर बताइए, क्लियर हो रही बात? सेकंड में चेन और पोजीशन दोनों चेंज हो रही हैं। मतलब ये आपस में कैसे रिलेट कर रहे हैं, तो पहचान पा रहे हैं इनमें? शांति आप बताएं, समझ में आ रहा है? हाँ सर क्लियर है। अच्छा, सेकंड और फोर्थ का रिलेशन बताइए।
नहीं, सोच के बोलिए, जल्दबाजी नहीं। पोजीशन नहीं इसलिए नहीं होगी कि यहाँ से आप एक दो दूसरे पे ही क्लोरीन है और एक दो यहाँ, देखिए इसका नाम पढ़िए ना, इसके नाम में दूसरे में 2 क्लोरो है और चौथे में भी 2 क्लोरो है, तो पोजीशन काहे की चेंज है? फंक्शनल ग्रुप तो चेंज हुआ नहीं है ना, सब्स्टिट्यूट चेंज नहीं हुआ है, तो अब केवल चेन चेंज हो रही है 2 और 4 में। बात समझिए ना कि फंक्शनल ग्रुप हम यहाँ क्या मान रहे हैं? हेलोजन। तो यहाँ भी 2 क्लोरो है, यहाँ भी 2 क्लोरो है। ठीक है, क्या नाम है? मनु। समझ में आ गई बात? अच्छा, थर्ड और फोर्थ, फिर से देखो, थर्ड और फोर्थ पोजीशन चेन दोनों हुए। चेन बोथ। श्योर? थर्ड और फोर्थ फिर से चेक करो। देखिए, अच्छा ये बताइए, क्या ये जब हमने इसका आईपीएसी लिखा तो ये प्रोपेन नहीं थी क्या? तो क्या फोर्थ वाली प्रोपेन नहीं थी क्या? तो रूट वर्ड तो 3 ही कार्बन की हुई ना, ये वाली 3 कार्बन की और ये वाली भी 3 कार्बन की। सही है बात? उसके बाद इस पे भी नीचे CH3 लगा है दूसरे पोजीशन पे, इसमें भी CH3 लगा है, तो क्या CH3 की पोजीशन चेंज हुई है क्या? नहीं। 3 कार्बन की ही चेन है और दूसरे पे CH3, इसमें भी दूसरे पे CH3 है, तो चेंज केवल एक ही चीज हुई है। यस, अगर आप नाम देखते अगर दोनों के तो फिर समझ में आ जाता कि इसमें 2 मिथाइल प्रोपेन लिखा है, ये भी 2 मिथाइल प्रोपेन लिखा है, तो केवल 2 क्लोरो 1 क्लोरो चेंज है बस। अब क्लियर है बात? वैसे इतना डीप जाएगा नहीं, लेकिन बस अपनी चीज को समझने के लिए कि हाँ हम आइसोमेरिज्म अगर इस कंपाउंड की लिख रहे तो इसके नाम आपस में रिलेशन, बस थोड़ा सा अगर मान लीजिए यही अगर LT लेवल पे अगर जाएगा तो क्वेश्चन बनाएगा। फर्स्ट एंड सेकेंड आर, सेकेंड एंड थर्ड आर, वो नहीं कहते हैं ऑप्टिकल एंड चेन आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल, ऐसे बना देते हैं। हाँ पूछिए कुछ सर सीएल अकेले क्वेश्चन है? हाँ, तो नहीं होगा, उसी का देख के बोले थे। कौन सा वाला? सीएल अकेले। अच्छा, नहीं 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 नहीं, हाँ तो सीएल में तो एक ही बोलना था ना। सीएल जैसे 1 पोजीशन पे था और सीएल जो है 2nd पोजीशन पे था, तो पोजीशन आइसोमेरिज्म हुआ ना। हाँ सर। लेकिन चेन नहीं चेंज हुई है। चेन इसलिए नहीं हुई है कि 2 मिथाइल प्रोपेन यहाँ भी था और 2 मिथाइल प्रोपेन यहाँ भी था, ये वाली बात कह रहे थे। ठीक है सर। अब प्रिपरेशन पे चलते हैं कि क्या क्या चेंज हो रहा है, वो तो आप पहचान ही लेंगे, ढूंढ ही लेंगे। अब आते हैं प्रिपरेशन। बहुत ज्यादा थ्योरी पे नहीं चलेंगे, क्वेश्चन आप समझिए, तरीका समझिए कैसे बनाया जाएगा, क्योंकि थ्योरी से मतलब नहीं है। अगर क्वेश्चन समझ आ जाएगा, अगर कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो आप किसी भी रिएक्शन देख के खुद ही बना देंगे, बता देंगे उसको। पहला सबसे सिंपल तरीका, बाय डायरेक्ट हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन। बाय द डायरेक्ट हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन। आप जानते हैं एल्केन्स का नाम पैराफिन्स भी होता है। पैरा का मतलब है लो और एफिन्स का मतलब है एफिनिटी। तो सबसे कम जुड़ने की प्रवृत्ति जो है हाइड्रोकार्बन्स में वो एल्केन है। अगर एल्केन एल्किन एल्किन की अगर बात करें तो सबसे कम रिएक्टिव आपके एल्केन्स माने जाते हैं। किस टाइप की रिएक्शन देते हैं? सब्स्टिट्यूशन देते हैं, क्योंकि वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, ऑलरेडी अपना जो ऑक्टेट है कंप्लीट करके बैठे हैं।
चारों बॉन्ड बैठे हैं पहले से ही, तो आप क्या करते हैं, सॉरी हेलोजन नहीं बनाना है, क्या बनाना है यहाँ पे, एल्केन लेना है, तो R सिंगल बॉन्ड H लेंगे, उस पे आप हेलोजन से रिएक्शन करा देंगे और एल्केन्स का हेलोजिनेशन फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फेवर करता है। फ्री रेडिकल की क्या क्या कंडीशन होती है मनोज सर आप बताइए, कोई भी रिएक्शन अगर फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फेवर करती है तो क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए, हो सकती है, जिसकी वजह से हम देख के बता सके कि ये फ्री रेडिकल से ही जाएगी। हाई टेम्परेचर, यस सनलाइट, यस, और तीसरा और था एक और बताइए, परऑक्साइड भी अगर आप ऑर्गेनिक परऑक्साइड भी अगर आप यूज करते हैं तब भी वहां पर फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू जाएगा। तो ऑर्गेनिक का परऑक्साइड, सनलाइट यानी कि यूवी अल्ट्रावायलेट रेज आप यूज कर सकते हैं और हाई टेम्परेचर यूज कर सकते हैं, ये कंडीशन। यहाँ आपने एल्केन लिया, जैसे ही आप ये एल्केन का करेंगे तो क्या बनेगा, R सिंगल बॉन्ड H। आप जानते हैं होमोलाइसिस हेटेरोलाइसिस दो तरीके से बॉन्ड ब्रेक होता है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, R रेडिकल बनेगा और H रेडिकल बनेगा। जैसे ही आप अगर हेलोजन से कराएंगे तो सेम कंडीशन होमोलाइसिस की यहाँ भी रहेगी, तो क्या बनेगा, एक आपका फ्री रेडिकल ये बनेगा, एक फ्री रेडिकल ये बनेगा, है ना। तो फिर बाद में क्या होता है, जो दोनों क्या करते हैं, ये R सिंगल बॉन्ड Cl बनाते हैं और दूसरा HCl बनाता है। वैसे फ्री रेडिकल मैकेनिज्म आप जानते हैं तीन स्टेप में जाती है, पहले ब्रह्मा, दूसरा विष्णु, महेश। क्या क्या बताया था, सबसे पहले इनिशिएशन, फिर प्रोगेशन और टर्मिनेशन। प्रोपोगेशन एंड टर्मिनेशन। ये तीन तरीके। तो पहला आपका बनाने का मेथड हुआ कि आप डायरेक्ट अगर आप एल्केन पे आप हेलोजन से सनलाइट की प्रेजेंस में या हाई टेम्परेचर पे अगर आप कराते हैं तो वहां से आपके एल्केल हैलाइड्स बन जाते हैं। सेकेंड मेथड है आपका बाय एडिशन ऑफ हेलोजन एसिड, हेलोजन एसिड ऑन एल्कीन। बाय एडिशन ऑफ हेलोजेंस बाय द एल्कीन। तो यहाँ पे आप क्या लेंगे, आप एल्कीन ले रहे हैं तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 ले लिया, और मान लीजिए आप HBr से रिएक्शन करा रहे हैं तो यहाँ से क्या होगा, एक पे H आ जाएगा तो CH3 हो गई, और दूसरे पे हेलोजन आ जाएगा तो Br हो गई, तो CH3CH2 Br आपका मिल जाएगा। मान लीजिए अगली कोई एल्कीन ले लेते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr, और आपने पहले पढ़ रखा है GOC में, जब एरो के ऊपर कुछ नहीं लिखा है तो आपको अकॉर्डिंग टू स्टेबल कार्बोकैटायन फॉर्मेशन करना है, और स्टेबल कार्बोकैटायन कहाँ फॉर्म होगा, सेकेंडरी वाला। तो आप हेलोजन किस पे ले जाएंगे, सेकेंडरी वाले पे हेलोजन ले जाएंगे, और कौन सा रूल हम इसी को कह देते हैं सर, मार्कोनिकोव। शॉर्ट में लिख दें हम MKW रूल। अगर पेरोक्साइड लिखा हो तो अब आप एंटी मार्कोनिकोव करेंगे, नहीं तो आप क्या करेंगे, जर्नल आपको स्टेबल ही बनाना है। अगर कंडीशंस दे तभी करेंगे, नहीं तो हम स्टेबल को ही फेवर करेंगे। और हमेशा होता है सर, जब कभी भी कोई भी रिएक्शन जो है, ड्राइविंग फोर्स क्या है, कोई भी रिएक्शन अगर चल रही है तो वो स्टेबल उसका इंटरमीडिएट बनना चाहिए, और अगर उसका प्रोडक्ट बनना है तो वो भी स्टेबल बनना चाहिए। सर एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। सर जो फ्री रेडिकल है वो केवल आपके पास होमोलिटिक बॉन्ड में भी हो सकती है कि हेटेरोलिटिक में भी होगी सर? नहीं नहीं नहीं, जो होमोलाइसिस में ही होता है फ्री रेडिकल का, उसमें रीजन है उसका कि सर जो जब हेटेरोलाइसिस होता है तो वहां पोलर मीडियम होता है,
तो कहीं ना कहीं वो सॉल्वेंट इन्वॉल्व होता है। और यहाँ क्या है, यहाँ सॉल्वेंट मैटर नहीं कर रहा है, इसका मतलब सनलाइट की प्रेजेंस है, तो फिर विदाउट मीडियम हो गई, और वो खुद में ही जो रहेगा वही करेगा। जैसे CH3 क्लोरोकार्बन, तो वहां पर तो सर चेंज हो जाता है दोनों, मतलब कार्बन और फिर फ्लोरीन आएगा, तो वो भी सब आप बीच में आवाज कट गई थी, कौन सा एग्जांपल बताया आपने, कौन सा लिया था? जैसे सर CFC बनाते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन के लिए, तो उसमें भी सर जैसे कार्बन है ना और फ्लोरीन दोनों अलग अलग एटम है, तो उनके बीच में जो बॉन्ड होगा वो सर हेटेरोलिटिक बॉन्ड हो गए, मतलब हेटेरोलाइटिक बॉन्ड होगा, ऐसा कह सकते हैं। तो उसमें भी आपके पास नहीं होगा ना कंडीशंस में फ्री रेडिकल मैग्नेटिज्म। नहीं, वो डिपेंड करेगा कि किस कंडीशन पे करा रहे हैं। जैसे आपने होमोलाइसिस की रिएक्शन देखी होगी, तो दो एग्जांपल ज्यादा देखे होंगे, एक क्लोरीन का, एक ब्रोमीन का। सेम कौन कम लेते हैं? एक तो फ्लोरीन नहीं दिखाई देता, दूसरा इधर आयोडीन नहीं दिखाई देता। अब दोनों के रीजन क्या है? एक तो आयोडीन साइज में इतना बड़ा, तो वो जिससे बॉन्ड बनाता है तो वो टूटने के लिए हमेशा ही तैयार रहता है, तो हाँ ऑलरेडी प्लस माइनस की कहानी हो जाती। और दूसरा फ्लोरीन के साथ भी अक्सर ऐसा हो जाता है, क्योंकि ये खुद में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए इस पे नेगेटिव, दूसरे पॉजिटिव, तो मतलब बॉन्ड की ही पोलैरिटी इतनी ज्यादा रहती है कि अगर आप नहीं भी करा रहे हैं तब वो फेवर हेटेरोलाइसिस को ही करता है। ये रीजन हो जाता ड्यू टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये नोट कर लिया होगा सर यहाँ तक, लेके फिर से बॉन्ड बना लिया था, इसने एक इलेक्ट्रॉन लेके इसलिए ने फिर एक बॉन्ड बना लिया था। ये हुआ इन दोनों में, ये जो एक एक लेके अलग हुए थे, दूसरे के एक एक के साथ साझा करके दूसरा बॉन्ड बना लिया। अब इसमें पूरा दिखाते नहीं है, नहीं तो सही तरीके से क्या चलता है, जैसे क्या क्या तरीके पॉसिबल हैं। जैसे इनिशिएशन इसका हुआ, तो जो आर बनेगा क्या वो सब आर सीएल से थोड़े ना मिल जाएंगे, तो वो आर आर में भी आपस में मिलेगा, तो इसका बाई प्रोडक्ट आर आर भी मिलता है एल्केन। एच एच रेडिकल भी आपस में मिल सकता है, H2 भी मिलेगा, लेकिन ये बहुत कम मिलते हैं, बहुत कम मात्रा में, ये चीज है। तो इसके इसके प्रोडक्ट ज्यादा बने, ये यही दोनों मेजर आपके। अब तीसरे तरीके पे चलते हैं। तीसरा, ये दो तक नोट कर लिए होंगे। फॉर्मेशन का तीसरा तरीका है फ्रॉम एल्कोहल्स। एल्कोहल्स में भी दो तीन तरीके हैं। तो पहला है बाय द एक्शन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। हाइड्रोजन हैलाइड हाइड्रोजन हैलाइड से रिएक्शन करते हैं। शॉर्ट में हम लिख देते हैं, आप सभी ने पढ़ी भी होगी, इस रिएक्शन को कहते हैं ग्रूव प्रोसेस। नहीं है तो बताएंगे। ये सिमिलर है लुकास के। तो क्या करते हैं ग्रुप में, आइए समझते हैं, और क्या डिफरेंस है ग्रुप में और लुकास में। आर सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड से CH2 पे OH। कोई सा एक एल्कोहल ले लिया, दो लगा दिए, तीन लगा लिए, ले ले, और हमने HCl से रिएक्शन करा दी, गैसियस मीडियम रखा, प्रेजेंस ऑफ ZnCl2। R सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2 पे OH हटेगा, Cl आएगा, इसका OH इसके H के साथ H2O बनाएगा, ये बन गया आपका एल्केल हैलाइड। पहला तरीका ये है। जैसे मान लें कि इस पहले कार्बन पर दो बार एल्किल पार्ट है, CH, CH2 पे OH लगा है, फिर आपने HCl गैस से रिएक्शन करवाई है, तब आपका R
CH2, OH हटेगा, Cl बनेगा प्लस H2 ऊपर। मान लीजिए इसकी जगह पे आपने R सिंगल बॉन्ड से C और इस पे आप टर्सरी भी ले लें CH2OH। अच्छा, तीनों एग्जांपल आप देखिएगा, ये जो अल्कोहल लिया है ये बताना जरा, पहला अल्कोहल, दूसरा अल्कोहल, ये तीसरा अल्कोहल किस किस डिग्री के हमने लिए हैं सर? सभी में 1 डिग्री है, तीनों में। मनोज सर? मनोज सर है ही नहीं, चले गए। अच्छा ठीक है सर, ये हुआ। अब इसके साथ क्या होगा? R R इस पे Cl CH2 इस पे R प्लस H2। यहां थोड़ा सा आपको लग रहा होगा देख के कि ये OH यहां था और Cl इस वाले पे बने हैं। अब आप समझ गए होंगे क्या इन्वॉल्व हुआ होगा, क्यों ऐसा हो रहा है, क्या चीज हुई है? कार्बोकैटायन बना होगा। यस सर। कार्बोकैटायन बना होगा, फिर कार्बोकैटायन क्या करता है, उसके अंदर प्रॉपर्टी है रीअरेंजमेंट की, और वो रीअरेंज हो गया 3 डिग्री में चेंज हो गया, उसके बाद आपका हेलोजन है। बस अगर कहीं ऐसा कुछ होता है तो आप समझ जाइएगा कि अगर फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन है तो वो उसके अंदर प्रॉपर्टी है रीअरेंजमेंट की, वो अपने आप को रीअरेंज कर लेगा। चलिए एक नेक्स्ट एग्जांपल देते हैं। ये आपका सेकेंडरी अल्कोहल ले लिया हमने, यहाँ पे OH लगाया, यहाँ पे CH3 हुआ, HCl इन गैस। तो यहाँ पे हेलोजन बनेगा कि नहीं बनेगा? ZnCl2 लीजिएगा एरो के ऊपर और प्लस H2O बनेगा। ये रिएक्शन सही है, बनता है इसमें। वन डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री तीनों के ही OH हटके Cl आ जाते हैं, बन जाते हैं, कोई डाउट नहीं है इसमें। एक तीसरा एग्जांपल और ले लेते हैं, जिसमें यहाँ पे CH3, इसके CH3, इसके OH प्लस HCl इन गैस, एरो के ऊपर ZnCl2 इन गैस। CH3 सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड से CH3, CH3, Cl प्लस H2O। अब होगा वो क्या है, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल को डिफरेंशिएट करने के लिए, यस 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एल्कोहल पता करने के लिए होता है। क्या है एक्चुअल में ये आप जानते हैं जिस जी कंसंट्रेटेड Cl और ZnCl2 ना। यस यस यस, तो दो चीजें, एक तो कंसंट्रेटेड HCl एंड एनहाइड्रस ZnCl2 बिना नमी वाला, मतलब अनाद्र। तो सांद्र HCl और अनाद्र ZnCl2, उसमें भी रेशियो 3:1 का, 3 भाग एसिड के और 1 भाग आपका ZnCl2 का। ये अगर मिक्सर आपने बना दिया तो इसका नाम लुकास रिजेंट हो जाएगा। अब ये लुकास रिजेंट क्या करेंगे, यस इन दोनों उसका होता अम्लराज का, वो इसका है। हाँ अब 1 मिनट, हमें डाउट है जी 2 1 है या 3 1 है?
ऐसा है कुछ, 2 एक होना चाहिए शायद, है ना, क्योंकि एक जैसा ही नहीं है हमें, जैसे आपने रिपीट किया तुम करें उसमें 3 एक है, लेकिन यहाँ इसका सेम नहीं है, ये हमें याद है, तो 2 एक का रेशियो है। अब क्या करते हैं, जैसे 3 बीकर आपको दिए, एक में 1 डिग्री है, एक में 2 डिग्री, एक में 3 डिग्री है। एल्कोहल तो सब लिक्विड में ही होंगे, हम तो देख के बता नहीं सकते इसमें 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है। ऐसी भर के किसी ने दे दिए और बताया आपको कि सर ये बताइए इसमें किसमें 1 डिग्री का एल्कोहल है, मतलब मेथेनॉल है, इथेनॉल टाइप का, दूसरा आइसोप्रोपाइल टाइप का है, तीसरा टर्सरी ब्यूटाइल टाइप का है। पहचाने कैसे? तो लुकास रीजेंट हमने बना लिए कैसे, कंसंट्रेटेड HCl के 20 ml लेके और 10 ml लगभग ZnCl2 को मतलब घोल लेंगे सूखा उसी में 10 ग्राम तक, तो दोनों मिल जाएगा, लुकास रीजेंट बन गया। जैसे ही इन तीनों में सेम अमाउंट में आप डालेंगे, तो डालने के बाद जिसमें तुरंत टर्बिडिटी आ जाए, जिसमें तुरंत धुंधलापन बन जाए, समझ जाना कि वो आपका टर्सरी एल्कोहल है। यही लुकास रीजेंट डालने के बाद 5 मिनट बाद आपको कुछ रिजल्ट दिखाई दे, धुंधलापन आए, तो सेकेंडरी समझना, और नॉर्मल आपके पास उसमें आई ही ना टर्बिडिटी, टर्बिडिटी मतलब धुंधलापन, तो आप समझ जाइएगा कि वो प्राइमरी है। तो ये पहचान है आपकी। और सर गाजलापन देगा तो 3 डिग्री है एकदम। हाँ एकदम तुरंत। अब इसका मतलब क्या हुआ तुरंत, जैसे ही सर आपने HCl डाला, फटाक से OH हटेगा, Cl बैठ जाएगा, तो जो एल्किल हैलाइड बनेगा, यही जो एल्किल हैलाइड ही कैसा होता है, मतलब धुंधला होता है, व्हाइट प्रेसिपिटेट टाइप की नजर आएगी। तो यही पहचान है। कि ये 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। अभी लुकास वाली बात समझ आ गई है? एल्कोहल मेंशन नहीं है, लेकिन हमें ये लगता है कि अल्कोहल से क्वेश्चन तो बनते हैं, कभी आप TGT का उठा के देखिएगा, उसमें मिलेगा आपको अल्कोहल क्वेश्चन, क्योंकि रीजन है उसका। एल्कीन पढ़ेंगे आप, एल्कीन का हाइड्रोलाइसिस कराते हैं आप, H2O को ऐड करेंगे, एल्कोहल बनेगा। घुमा फिरा के चीजें तो वही आ जाएंगी। जैसे ही एल्कीन का जलयोजन करेंगे तो डबल बॉन्ड टूटेगा, एक पे H आएगा, एक पे OH आएगा, लो बन के एल्कोहल। ये बना एल्किल हैलाइड, लेकिन बना किससे रहे, एल्कोहल से, तो पढ़ तो एल्कोहल ही रहे। तो वो मेंशन नहीं है, लेकिन चीजें वही हैं। तो अब ग्रुप में और लुकास में सर अंतर समझ गए हैं कि अगर आप HCl गैस के साथ ZnCl2 ले रहे हैं तो ग्रुप प्रोसेस है, और कंसंट्रेट HCl के साथ अगर ZnCl2 ले रहे हैं तो बस इतना फर्क है। ठीक है, ठीक है। जैसे एक रिएक्शन और बताते हैं, यही नाम से याद आ गया, CH3COOH और C2H5OH, इन दोनों को आप एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं तो ईस्टर बनता है, आप जानते हैं सभी। तो इसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, एस्टरिफिकेशन। एस्टरिफिकेशन कहते थे कि नहीं, एस्टिक एसिड और अल्कोहल की रिएक्शन करके एस्टर के बनने की क्रिया को ही एस्टरिफिकेशन कहते हैं। लेकिन यही रिएक्शन अगर ये जो कैटलिस्ट हमने एसिड लिया है, इसकी बजाय अगर हम HCl गैस लेते हैं तो इसी रिएक्शन का नाम फिशर स्पायर एस्टरिफिकेशन हो जाता है, बस इतना डिफरेंस है। हाँ, फिशर स्पायर एस्टरिफिकेशन। तो बस अगर आप लिक्विड HCl की बजाय अगर आपने HCl गैस ले लिया तो फिर कहानी बदल गई। ये है छोटे छोटे से पॉइंट। आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं, जैसे अभी हम रिएक्शन कर रहे थे HCl की प्राइमरी अल्कोहल पे, सेकेंडरी पे, टर्सरी पे, तो सबसे जल्दी कौन करेगा, टर्सरी करेगा। अभी हम लोग बात कर रहे थे, तो लिख लीजिए रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ अल्कोहल
हाँ, रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ एल्कोहल्स। फिर एसिड का भी लिखेंगे, तो सबसे पहले लिखेंगे आप 3 डिग्री एल्कोहल, उसके बाद 2 डिग्री एल्कोहल फॉर 1 डिग्री एल्कोहल। हाँ। आप 1 मिनट टाइम निकाल के, हम अभी 30 मिनट का वीडियो आपके पास डाल देंगे जिसमें प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी एल्कोहल कैसे डिफरेंशिएट करते हैं वो वीडियो है, भेज देंगे लिंक उसकी। जी सर। कुछ नहीं है, जब मन ना लगे पढ़ने में तो वो देख लेना बस। रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। हाइड्रोजन हैलाइड तो सबसे जल्दी कौन करेगा, जिसका बॉन्ड जल्दी टूट जाएगा। जिसका साइज बड़ा होगा सर। हाँ, तो वो जल्दी जल्दी तो फिर ये कर जाएगा इस तरीके से। चलिए, अब एक तरीका हो गया था, अब दूसरे तरीके पे चलते हैं, एल्कोहल्स पे ही। वो तो हाइड्रोजन हैलाइड की रिएक्शन से बना रहे थे, अब बनाएंगे बाय द एक्शन ऑफ फास्फोरस हैलाइड। by the action of phosphorus halide, R single bond OH प्लस PCl5। आप जानते हैं जो PCl3, PbR3, SOCl2, SO2Cl2, P+I2, ये सब क्या है, हेलोजिनेटिंग एजेंट। OH को हटाते हैं, हेलोजन आता है। PCl5 करने पे हमेशा बताया था कि 2 बाई प्रोडक्ट आपको दिखाई देते हैं, POCl3 और HCl। तो कोई भी एग्जांपल आप ले लेंगे, मान लीजिए आपने CH3CH2OH ले लिया, जैसे ही इसकी आप PCl5 से रिएक्शन कराते हैं तो CH3CH2Cl बनेगा प्लस HCl बनेगा प्लस POCl3 बनेगा। अब मान लीजिए CH3CH2OH पे PCl3 से करा दें, तो याद रखिए जब भी ट्राई हैलाइड से कराते हैं तो आगे आपको 3 मॉलिक्यूल इसके लेने पड़ते हैं, CH3CH2Cl। अब 3 से आपने मल्टीप्लाई कर रखा था, और ये OH कितने टाइम्स हो जाएगा, ये चीज 3 टाइम्स, तो 3 बचेंगे आपके पास H, 3 बचेंगे O और 1 बचेगा पीछे से P, तो H3PO3। जब कभी भी PCl3 से कराते तो ये बाई प्रोडक्ट होता है, PCl5 से कराते POCl3 और HCl आपका बाई प्रोडक्ट होता है। ये रिएक्शन है। एक और तरीका होता है, जैसे ही आपको हेलोजन ही तो बनाना है, तो अभी आपका नाम हमने लिया था SOCl2 का, तो उसको कहते हैं थायोनिल क्लोराइड। बाय द रिएक्शन विद थायोनिल क्लोराइड। इस रिएक्शन को हम लोग कहते हैं डार्जन रिएक्शन, डार्जन्स रिएक्शन। डार्जन रिएक्शन में क्या होता है, SOCl2 होता है, R सिंगल बॉन्ड OH प्लस SOCl2। अच्छा, यहाँ पे क्या लेते हैं, pyridine, R सिंगल बॉन्ड Cl प्लस SO2 प्लस HCl। अब आपके लिए छोटा सा क्वेश्चन ये है कि एरो के ऊपर हमने pyridine क्यों लिखा है, या pyridine का यहाँ पे क्या काम है, ये आप बताइए। नॉन पोलर सॉल्वेंट है, रिएक्ट नहीं करेगा रिएक्शन में। कुछ गलती कर रहे हैं। pyridine का फॉर्मूला C6H5N होता है, कुछ इस तरीके से। ये वो नहीं है, टेट्रा थायोफ्यूरान नहीं है,
प्रीडीन क्या है अब आप बताइए। अच्छा 1 मिनट के लिए नेचर इसका बताइए, इसका नेचर एसिडिक है या बेसिक है? प्रीडीन बेसिक है। सर कैसे बेसिक पहचाना, आएगा। कैसे पहचाना बेसिक? लोन पेयर Yes, एक्स्ट्रा लोन yes. पेयर है इसके पास। बस इतना ही आपको समझना है। अब आप समझिए कि जब भी प्रीडीन ऊपर एरो पे लिखा होगा तो 99% चांस है कि प्रोडक्ट में एसिड बन रहा होगा, ठीक है। अब ये क्या करेगा, एसिड को जैसे ही आप HCl को ले आएंगे, ये लोन पेयर इसको लेके ये प्रीडीनियम क्लोराइड बनाएगा। क्या बनाएगा? ये HCl को लेके अपना लोन पेयर देगा, समझिएगा। अपना इसने लोन पेयर इसको दिया और इस पे क्या आ जाएगा N पे प्लस और पूरे पे क्या आ जाएगा माइनस। अब ये प्रीडीनियम क्लोराइड बन गया। क्यों बना ऐसे? एरो पे हमने क्यों प्रीडीन लिया कि जो बना हुआ प्रोडक्ट है वो कहीं इसी रिएक्शन में फिर से रिएक्शन ना कर जाए, क्योंकि जिस बीकर में या जिस सिस्टम में हम करा रहे होंगे तो उसमें SO2 गैस छोड़ जाएगी, लेकिन HCl तो उसी मीडियम में ही रहेगा, वो तो बीकर से बाहर आ नहीं जाएगा बड़बड़ा के क्या हम HCl बन गए। अब वो उसी में जो है वो क्या करेगा, एल्कोहल पे ये होता है H को लेके डिहाइड्रेशन हो जाएगा, एल्कीन बना देगा, यानी कि एल्कोहल एसिड से रिएक्शन ना कर जाए। तो ये जो बना हुआ एसिड है ये प्रीडीन डालने से इस एसिड को ये खा जाता है, जिससे जो हम यील्ड देख रहे हैं प्रोडक्ट की वो ही मिलेगी। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो बना हुआ प्रोडक्ट स्वयं एज ए कैटलिस्ट काम करने लगेगा और जो हम डिजायर प्रोडक्ट है जो चाह रहे थे वो नहीं मिलेगा। तो जब जब आप एरो पे प्रीडीन देखिएगा तो 99% चांस है धोखे से कहीं 1-2 एग्जांपल ऐसा हो, तो मेरी नजर में नहीं है, जिसमें आपका एसिड बना हुआ होता है उसमें प्रीडीन एरो पे लिखा होता है। केवल प्रीडीन ही नहीं, बेस लिखे होते हैं। सीधी बात ये कही है, अगर किसी के एरो के ऊपर बेसिक नेचर का कोई कंपाउंड लिखा है तो इसमें 99% चांस है कि बने हुए प्रोडक्ट में एसिड जरूर रहा होगा बाई प्रोडक्ट, जो कि फिर से रिएक्शन करके रिवर्स ना कर दे रिएक्शन को, इसलिए बेस यूज किया जाता है। तो एसिड बेस करके न्यूट्रलाइज करके वही कहानी खत्म। और जैसा चाह रहे हैं केवल फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन चलती रहे, रिवर्स नहीं हो, नहीं तो बना हुआ वो HCl उल्टा चल देगा। नहीं, किसी के लिए भी जिसमें एसिड बनता है अक्सर उसके लिए ऐसा लिया जाता है। जहां जहां आपका स्ट्रॉन्ग एसिड बनेगा तो वो रिवर्स ना हो जाए इसलिए लिया जाता है। यस सर, मैंने मिक्स कर दिया था SN2 में जो सॉल्वेंट लेते हैं ना उससे। नहीं हम समझ गए, लेकिन ये मतलब कुछ चीजें हैं, छोटी छोटी बातें याद रखेंगे। वैसे क्योंकि पढ़ा तो है ही सब चीजें, तो अगर ऐसा लिखा है तो ये दिमाग ये चलना चाहिए कि अच्छा ऐसा भी होता है, ठीक है, ये इसकी वजह से हो सकता है। तो मैकेनिज्म क्या होती है, आपने ऑर्गेनिक में पढ़ा है, मैकेनिज्म क्या है, एक्सपेक्टेड है। इनको केमिस्ट्री में एक वर्ड बोलते हैं कंसर्टेड मैकेनिज्म। कभी आपने टीचर किसी के नाम मुंह से सुना होगा कंसर्टेड मैकेनिज्म। इस कंसर्टेड का मतलब क्या है, ये मतलब ये श्योरिटी नहीं है बट एक्सपेक्टेड होती है। या किसी ने देखा है क्या कि ये वाला हाइड्रोजन ही जाएगा फिर ये वाला गया होगा। भाई एटम इतने छोटे होते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से नहीं देख पा रहे तो फिर हम इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हम देख लेंगे, एटम्स का मूवमेंट देख लेंगे, कैसे संभव है। तो ये केवल प्रोजेक्टेड होती है, एक्सपेक्टेड है कि इसका प्रोटॉन यहाँ गया होगा। ये मेरा मानना है कि ये बेस है तो बेस का काम ये होता है, इसलिए ये यहाँ गया होगा फिर ये बन गया होगा, बस होगा और बन गया, ये चीज है। तो बीच की कहानी किसी को नहीं पता। फ्यूचर चलता रहता है सर। हाँ, बस मानते हैं कि ये है क्योंकि फाइनल प्रोडक्ट पे हम पहुंच जाते हैं, इसलिए मानते हैं कि हाँ ऐसे ही गया होगा इसीलिए ये बना होगा। अगर ये नहीं बनता तो ऐसे नहीं गया हो, ये चीज होती है। जी सर। तो एल्कोहल में और